हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निमोनिया पार्ट 2। जैसे पार्ट 1 में डेफिनेशन, टाइप्स और कॉजेज़ हमने कवर किए थे, उसका एक पार्ट पेंडिंग था, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले इसमें आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि निमोनिया कैसे डेवलप करेगा। तो फर्स्टली जब निमोनिया कैसे डेवलप करेगा, एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? इन्फेक्शियस एजेंट की। जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो लंग्स में घुसेंगी सबसे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? इन्फेक्शन का घुसना। यहाँ पे इन्फेक्शन क्या है, हमारे लंग्स में घुसेगी। अब वो कैसे घुसेगी? तो देयर आर वेज, ठीक है। अब वो हवा के थ्रू भी, इनहेलेशन के थ्रू भी, हमने कुछ इनहेल कर लिया तब भी हमारे अंदर आ सकती है, कुछ एस्पिरेट कर गए तब भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो गया लंग्स में, ट्रॉमा की वजह से कोई वायरस को जगह मिल गई तब हो गई, ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन से लंग्स में कुछ आ गया। तो देर आर सो मैनी वेज फॉर द इन्फेक्शन एजेंट टू रीच लंग्स, ठीक है। लंग्स तक पहुंचने का उनके पास बहुत सारे वेज हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो पेनिट्रेट करता है, तो ऑर्गेनिज्म अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा। कहाँ घुसेगा? एल्वियोली में, या लोअर एयरवे। लोअर एयर में तुम्हारा एल्वियोली आ जाता है। एल्वियोली में जाके पेनिट्रेट करता करता एल्वियोली में जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, अपने जैसी और कॉपीज़ को बनाएगा, जिसकी वजह से बॉडी भी अपना कंपनसेटरी रिस्पॉन्स छोड़ेगी, ठीक है। बॉडी का रिएक्शन आएगा, दैट इज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आएगा, बॉडी इम्यून सेल भेजती है इसमें, ठीक है। बॉडी के इम्यून सेल भी बहुत सारे आएंगे। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में तुम्हें सिक्रीशन ज़्यादा होंगी, बहुत सारी सिक्रीशंस वहाँ पे इकट्ठी होंगी, ठीक है। ज़्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, म्यूकोजल एडीमिया जिसको बोलेंगे। ब्रोंकियल्स का भी स्पाज्म हो जाएगा, म्यूकस और एल्वियोली मेम्ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे एल्वियोली के आसपास के म्यूकस ज़्यादा डेवलप करने लगेगा, ठीक है। अडीमा और एक्सूडेट। अडीमा का मतलब कि स्वेलिंग हो जाना, एक्सूडेट मतलब कि पानी जैसा फ्लूइड। एक्सूडेट मतलब पानी जैसा फ्लूइड फिल हो जाता है हमारे एल्वियोल में, हमारे पूरे लंग्स में। तो अब देखो, यहाँ पर लंग्स में पहले क्या होती थी? हवा होती थी। अब उसकी जगह क्या हो गया? फ्लूइड ने, अडीमा, एक्सूडेट ने ले ली, ठीक है। एक्सूडेट ने एल्वियोली को स्पेस को कवर कर लिया, WBC भी एल्वियोल में इकट्ठे हो गए। तो अब एल्वियोल में पहले क्या होता था? गैस का एक्सचेंज होता था ना, बट अब क्या हो गया? अब वहाँ में गैस को तो स्पेस मिल नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे अडीमा, एक्सूडेट सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, तो गैस के लिए तो जगह मिली नहीं। दैट्स वाई लंग्स क्या बन जाती हैं? सेगमेंट बिकम सॉलिड। लंग्स काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया था वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या है कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से लंग्स को प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं मिलती और पेशेंट को कहीं ना कहीं हाइपॉक्सीमिया का सामना करना पड़ता है। तो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। अगर सिंपल सी बात कहूँ तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट मेरे लंग्स में गया, लंग्स में जाके उसने एल्वियोल में सारा कुछ जो भी था एल्वियोल को पेनिट्रेट करके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को लाया। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ने आगे क्या किया? सारा एक्सूडेट जो भी वो था, एडीमा वगैरह करवा दिया लंग्स में। अब लंग्स सॉलिड हो चुकी हैं। यहाँ पे पहले गैस थी, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, एडीमा इकट्ठा हो गया है। गैस को एक्सचेंज करने के लिए जगह मिल नहीं रही, तो पेशेंट को क्या हो गया? हाइपॉक्सीमिया। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स इसमें आते हैं? तो इसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज H हेप्टिक। सबसे पहले जैसे हाई ग्रेड फीवर होता है। अब तुम्हें ये हाई ग्रेड फीवर क्यों होता है? तो बेसिकली क्या है कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन होती है, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करता है। जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हुई तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे? रिलीज़ करके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करें। उसमें से कौन कौन से होती है? साइटोकाइन हो सकता है, इंटरल्यूकिन हो सकता है, और भी बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या करते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है कि वहाँ पे हाइपोथैलेमस के लेवल पे इफेक्ट हो रहा है। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस इफेक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा।
क्या कर देगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हाइपॉक्सीमिया। हाइपॉक्सीमिया क्यों होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो एल्वियल थे वहाँ पे पहले क्या होती थी, गैस होती, लेकिन अब वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे एडिमा हो गया है, फ्लूइड फिल हो गया है, तो वहाँ पे गैस तो एक्सचेंज हो नहीं रही, तो पेशेंट को डेफिनेटली क्या होगा, हाइपॉक्सीमिया। उसके बाद इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अब रेस्पिरेशन क्यों इंक्रीज़ होती है, बेसिकली रेस्पिरेशन और हमारी हार्ट रेट का इंक्रीज़ होने के इन दोनों का क्या कारण है कि जो हमारा एओर्टा है ना, वहाँ पे कुछ केमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब जैसे ही ब्लड हार्ट में जाता है ना, तो उसको क्या है कि जो हार्ट में, हमारे हार्ट में क्या है, केमो रिसेप्टर हैं। अब उन केमो रिसेप्टर को जब ब्लड सपोज की हार्ट में गुजर रहा है, तो उन केमो रिसेप्टर को फील होता है कि ये क्या, ऑक्सीजन की सैचुरेशन तो कम है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन क्या लो फील होती है। तो ये केमो रिसेप्टर क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक टाइप की चुगली करते हैं। क्या करते हैं, चुगली करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि हमें तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं रही, मुझे तो कहीं फील नहीं हो रही। तो इसकी वजह से क्या है कि ब्लड का फ्लो लंग्स की तरफ इंक्रीज़ हो जाता है, सो दैट कि परफ्यूजन क्या इंक्रीज़ हो, जिसमें क्या है कि हार्ट क्या करने लगता है, जल्दी जल्दी से पंप करने लगता है कि मुझे और ब्लड पंप करना है और ब्लड पंप करना है। उसकी वजह से हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज़ देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जब लंग्स को कम ऑक्सीजन फील होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि उसकी भी रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, उसको भी लगता है कि वेंटिलेशन कम हो रही है, तो वो ज़्यादा रेस्पिरेशन क्या है कि पर्सन करने लगता है, तो उसको टैकीकार्डिया और टैकेप्निया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन प्लूरिटिक चेस्ट पेन। अब प्लूरिटिक चेस्ट पेन क्यों होगी कि इसमें क्या है कि जो हमारे लंग्स की प्लूरा है ना, वो भी क्या है कि उसके भी आसपास, अब देखो प्लूरा के आसपास क्या हो रखी है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो हो रखी है, तो इस प्लूरा के आसपास क्या है कि कुछ पेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नियर द प्लूरा क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, एजिटेशन रिसेप्टर होते हैं, दैट आर गोइंग टू बी एबल टू पिक अप दैट सेंसेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो प्लूरा के पास रिसेप्टर हैं उनको क्या सेंसेशन मिलती है कि यहाँ पे आसपास इन्फ्लामेशन हो रखी है, वो भी मैसेज किसको देगी, वो भी चुगली करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड फिर उसके बाद क्या है कि जो भी मोटर फाइबर वगैरह हैं वो एज अ रेफर्ड पेन वर्क करती हैं। जब भी पर्सन को क्या है कि जब भी पर्सन ब्रीथ करेगा तो उसको क्या है कि प्लूरिटिक चेस्ट पेन फील होगा। ठीक है, देन प्रोडक्टिव कफ। अब प्रोडक्टिव कफ क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारे लंग्स में बहुत सारी सिक्रीशंस इकट्ठी हो गई, जैसे सिक्रीशन लंग्स में पूरे में फिल होगी, तो अब क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज मिलता है कि बहुत सारी सिक्रीशन लंग्स में है, तो ये क्या करता है, ये कफ सेंटर को एक्टिवेट करता है। कफ सेंटर को इसलिए एक्टिवेट करता है सो दैट कि कफ के थ्रू सारी सिक्रीशन को बाहर निकालूं, तो इसलिए पर्सन को प्रोडक्टिव कफ होता है कि सिक्रीशंस बाहर निकलें। देन कंसोलिडेटेड लंग्स। कंसोलिडेटेड लंग्स क्यों होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि गैस एक्सचेंज के लिए स्पेस नहीं रही, तो सारा जो फ्लूइड कहाँ इकट्ठा हो रहा है, वो लंग्स में इकट्ठा हो रहा है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, क्लिनिकल फीचर्स जिसे हम बोलते हैं। नाउ वी हैव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोज हम किस बेस पे करते हैं, तो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्टली क्लिनिकल सिम्टम एंड साइन को हम देखेंगे। जो हमारे पास रेडियोग्राफिकल एविडेंस आया है कि उसमें क्या हमारा लंग कंसोलिडेट है, हमारा लंग हार्ड है, उसमें इनफिल्ट्रेट हो रखा है। इनफिल्ट्रेट्स मतलब वहाँ पे फ्लूइड पस वगैरह फिल्ड है, ये देखेंगे रेडियोग्राफी में। देन लेबॉरेटरी कन्फर्मेशन, उसमें क्या है कि अगर कोई पैथोजन वगैरह हमें देखने को मिलता है कि हाँ दिस इज़ द वायरस, दिस आर द बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हिस्ट्री लोगे पर्सन की। हिस्ट्री में क्या देखोगे, सिम्टम देखोगे, कौन कौन से सिम्टम देखोगे, पर्सन को कफ है, पर्सन को फीवर है, पर्सन को चेस्ट पेन है, फटीग है, डिस्नी है, ये सब देखोगे। उसके बाद रिस्क फैक्टर में, उस रिस्क फैक्टर में हमने वो चीज़ देखनी है कि जो पर्सन में रिस्क प्रेजेंट है, कि हाँ तुम्हें सपोज की पता है कि दीज आर द कॉजेज दैट कैन कॉज निमोनिया, तो देखना है कि तुम्हारे पर्सन में वो वाला रिस्क फैक्टर तो नहीं, लाइक सपोज कि तुम्हारा पर्सन स्मोक तो नहीं करता, तुम्हारा पर्सन इम्यूनोसप्रेशन तो नहीं, उसको एक्सपोजर तो नहीं हो गया पैथोजन का। ये सारे रिस्क फैक्टर तुमने अपने पेशेंट में ऑब्जर्व करने हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन।
तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने इंस्पेक्ट करते हैं। तो इंस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा कि पर्सन रैपिड ब्रीथ कर रहा है, वो अपने असेसरी मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, उसमें साइनोसिस प्रेजेंट है, ये सब हमें इंस्पेक्शन में देखने को मिलेंगे। देन वी हैव पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या देखने को मिलेगा कि जो भी हमारी अफेक्टेड साइड है वहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन क्या है, कम हो रखा है, वहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन क्या है, कम हो रखा है। उसके बाद परकशन में हमें डलनेस फील होगी, यहाँ पे हमारा लंग इफेक्ट है, यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रेजेंट है, वहाँ पे हम जब परकशन करके देखेंगे तो हमें डलनेस सी फील होगी। देन ऑस्कल्टेशन में क्या देखोगे, क्रैकल्स और रेल्स देखने को मिलेंगी। जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है वो भी हमें कि ओवर कंसोलिडेटेड देखने को मिलेंगी। उसके बाद पल्स ऑक्सीमेट्री किस काम में आएगा, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन के स्टेटस को देखने के लिए यूरिन एंटीजन टेस्ट हम करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक हमें शक है कि कोई स्पेसिफिक पैथोजन तो नहीं है निमोनिया का कॉज, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, लेजनोला निमोनिया, निमोफिलिया, तो इन्हों को हम जांचने के लिए हम यूरिन एंटीजन टेस्ट करते हैं। उसके बाद इमेजिंग टेस्ट में हमारा चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि हमें स्ट्रक्चर्स वगैरह हम देखते हैं लंग की। ब्लड टेस्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो WBC का काउंट इंक्रीज होगा, पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल, अगर बैक्टीरियल निमोनिया तो उसमें न्यूट्रोफिल तुम्हें इंक्रीज मिलेंगे। देन इन्फ्लामेटरी मार्कर, उसमें एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन देखने को मिलेगा, ESR तुम्हें इंक्रीज देखने को मिलेगी अगर इन्फ्लामेशन हो रखी है तो, ये हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर हैं। देन ब्लड कल्चर, इस पर हम इन्फेक्शन को क्या है कि अगर बैक्टीरिया वगैरह है वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी में स्पूटम ग्रीन स्ट्रेन कल्चर, ये बैक्टीरियल पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये डिटेक्ट करेगा वायरल और एटिपिकल पैटर्न को, लाइक माइकोप्लाज्मा या लीजनोला, इन सबको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। देन स्पेशल टेस्ट फॉर एटिपिकल और सीवियर निमोनिया, जैसे ब्रोंकोस्कोपी आ गई, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस या सीरोलॉजी, इन सबको देखने में हेल्पफुल होगा। ब्रोंकोस्कोपी में जो भी हम कलेक्ट करते हैं सैंपल वगैरह, सपोज कि स्पूटम का हमने अगर किया तो वो हमें देखने को, टू कलेक्ट सैंपल इफ स्पूटम इज इनसफिशिएंट और परसिस्टेंट निमोनिया, तब हम करते हैं। प्लूरल फ्लूइड को एनालिसिस करके देखेंगे कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन एजेंट तो नहीं है, तो ये सब टेस्ट भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहते हैं। अब आ गया मैनेजमेंट, उसमें फार्मा और नॉन फार्मा आएगा। फार्मा में क्या करोगे, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं अगर हमारे यहाँ बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से हमें इन्फेक्शन हो रखी है, ठीक है। इसमें तुम्हारे एग्जांपल जैसे आ गई अजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, डॉक्सिसिलिन। देन ब्रोंकोडायलेटर्स क्या हेल्प करेंगे, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में, जैसे ब्रोंकियल में क्या हो रखा था, स्पाज्म हो रखा था, तो ये उनको रिलैक्स करने में हेल्पफुल रहते हैं और एयर सैक को डायलेट करेंगे सो दैट की एयर एक्सचेंज अच्छे से हो जाए। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है, एल्बुट्रोल, थियोफाइलिन। देन कफ सप्रेशन में तुम्हारा आ गया कि कफ को सप्रेस करने वाला, ठीक है। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन या कॉर्डिफाइन सल्फेट आएगा। देन एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को लूज करती हैं। नेक्स्ट म्यूकोलिटिक एजेंट, म्यूकस को थिन करेंगे सो दैट कि वो ईजिली कफ के थ्रू बाहर आ जाए सिक्रीशंस। देन नॉन फार्माकोलॉजी में ऑक्सीजन का आपने लेवल मेंटेन रखना है, पेशेंट में ऑक्सीजन उसकी सही रहे, उसका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना है और उसको हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन मील डाइट देनी है। देन बेड रेस्ट उसकी प्रॉपर रखो। कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए पर्सन को बोलो कि इंसेंटिव यूज़ कर सकता है वो स्पायरोमेट्री। देन सक्शनिंग, अगर उसको बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस हो रही हैं ब्रोंकी में तो टाइम टू टाइम पर्सन की क्या करो, सक्शनिंग करो, स्पेशली अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉन फार्माकोलॉजी का। अब अगर निमोनिया में तुम्हें एनसीपी बनाना तो कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोज यूज़ कर सकते हो, ये मैंने कुछ नर्सिंग डायग्नोज दे रखे हैं। जैसे पहला पर डायग्नोज क्या बनता है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, तुम इस पर बना सकते हो। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, नेक्स्ट इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन एक्यूट पेन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और डेफिसिट नॉलेज। ये कुछ निमोनिया के नर्सिंग डायग्नोज है। अगर तुम्हें नर्सिंग डायग्नोज एनसीपी बनाना है तो तुम ये वाले डायग्नोज में अच्छे से लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द निमोनिया। हमारा जो निमोनिया वाला टॉपिक था वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।